नमस्कार। प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। आज से बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर की आड़ में वोट काटने की साजिश हो रही है। उनका कहना है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, वहां ऐसी प्रक्रिया लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि गरीबों का वोट कटने नहीं देंगे, सरकार को एसआईआर पर चर्चा करनी ही होगी। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए पूछा है कि चर्चा से कौन भाग रहा है। हंगामा करने वालों को क्या संविधान पर भरोसा नहीं है? सत्ता पक्ष की दलील है कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है ताकि अवैध मतदाताओं को हटाया जा सके और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो। सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को लेकर याचिकाएं दायर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि देश में मतदाता पुनरीक्षण का काम समय समय पर होता रहा है और ये नियमित प्रक्रिया है, तो फिर विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है और ये हंगामा कितना जायज है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार विधानसभा में बहस की जगह हंगामे का दौर चलेगा या जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी? सदन में बंद नहीं, बहस कीजिए। आज की डिबेट इन्हीं सवालों पर। वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से। ये लोग सिर्फ नाटक करने वाले लोग। किसके लिए बेचैन है ये तो बता दें। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन के भीतर और बाहर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने जमकर बवाल किया। मतदाता सत्यापन पर विपक्ष ने अपने तेवर और तल्ख कर लिए। एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। पार्लियामेंट में भी हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि अंदेशा था, मॉनसून सत्र के पहले दिन ऐसा ही हुआ। विपक्ष ने मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ सियासी हल्ला बोल दिया। अब विपक्ष के सियासी हमले पर एनडीए ने जोरदार जवाब दिया है। पूछे न प्रश्न, लेकिन इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि भारत का नागरिक ही वोट देगा और जो नहीं है उसका नाम कटेगा। तो किसके लिए बेचैन है ये तो बता दें। रोहिंग्या के लिए कि बांग्लादेशी के लिए? आप अगर ये चर्चा में कहना चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश में मतदान करे और संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं। जो मतदाता बन सकते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा। अब ये लोग सिर्फ नाटक करने वाले लोग हैं, घरियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। अगर विपक्ष किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर यानी किसी समय बिंदु पर आगे जो ये प्रक्रिया चल रही है उसमें एक भी कोई जेन्युइन नागरिक ला देगा जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, अब कहीं डबलिंग है, कहीं गलत तरीके से एंट्री है, ये तो उसको देखने के लिए होता है। ये रूटीन एक्सरसाइज है। एसआईआर के नाम पर दाखिल नहीं हो रहा है, लोग बेदखल किए जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन के बावजूद कान पे जू नहीं रेंग रही है। किस बात का आप वॉकआउट कर रहे हो भाई? सीना तान के खड़े रहो, हाउस को चलने मत दो। आप 2 मिनट में वॉकआउट कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दों पर वॉकआउट नहीं करनी चाहिए, सदन नहीं चलने देना चाहिए। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बात अलग है कि बिहार में एसआईआर के तहत 94% से ज्यादा फॉर्म जमा हो गए हैं, यानी बिहार के वोटरों को निर्वाचन आयोग के इस अभियान से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन विपक्ष मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को बड़ा सियासी हथियार मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, सदन में बहस की जगह हंगामा क्यों? सदन में बहस की जगह हंगामा क्यों होता है? सदन में सवाल की जगह प्रदर्शन क्यों होती है? चर्चा से
सत्ता पक्ष भाग रहा है या विपक्ष? सदन में हंगामे से किसका नुकसान होगा? क्या बिहार में एसआईआर पहली बार हो रहा है जो विपक्ष इतना तूफान खड़ा कर रहा है? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया और बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल चितरंजन गगन जी आपसे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गरीबों का वोट कटने नहीं देंगे, सरकार को एसआईआर पर चर्चा करनी ही पड़ेगी। सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि एसआईआर पर चर्चा से भाग कौन रहा है? संतोष जी, एसआईआर जो आया है मनसा स्पष्ट है। इसमें जो है, जब अभी 2025 में इसी वर्ष जनवरी में संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दिया गया। अब जो है सो चंद दिनों के बाद में आपको बिहार में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने वाली है। ऐसी स्थिति में यह एसआईआर लाने का मकसद क्या है? स्पष्ट रूप से जब भारत का संविधान बन रहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबको एक वोट का अधिकार दिया था, चाहे वह राजा हो या रंक हो, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, सबको एक वोट का अधिकार मिला था। और वही एक बहुत बड़ी ताकत थी लोकतंत्र के लिए और इस व्यवस्था के लिए। आज आप उसको एक बहाना खोजते, एक साजिश के तहत एसआईआर आपने लाया है। अभी जबकि चुनाव, एसआईआर से किसी को आपत्ति नहीं है, एसआईआर होना चाहिए, हुआ भी है। आपत्ति समय को लेकर है कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है उस समय आपको एसआईआर की याद आ गई। उसमें दूसरी आपत्ति यह है कि जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगा गया है, मेरे पास इलेक्शन कमीशन का वह नोटिफिकेशन है जिसमें 11 जो मांगा गया है प्रूफ। अब वह 11 प्रूफ के बारे में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज यह का कमेंट है कि यह तो मुझसे अगर मांगा जाएगा तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज जब ऐसी बात कर रहे हैं कि जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वह मेरे पास भी उपलब्ध नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि बिहार के जो गरीब हैं, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, जो अभी बाढ़ से तबाही में है, उनसे आप चितरंजन जी एक बीच में छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। एक लाइन पूरा आपका बैंक अकाउंट है? बैंक नहीं, सुन लीजिए, पूरा कर लीजिए। बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट सबके पास है क्या? तो इसमें बैंक अकाउंट ही देना है। आपके पास घर की घरौंदी भी होगी? नहीं, सबके पास नहीं है। जमीन भी नहीं होगी? आप जो नहीं, पहला सवाल संतोष जी यह है कि जब संक्षिप्त पुनरीक्षण हो गया 25 के जनवरी में, आपने फाइनल वोटर लिस्ट सर उसको छोड़िए ना, मैं जो पूछ रहा हूं, मैं मोटा मोटी 2-3 चीजें पूछ रहा हूं। बैंक अकाउंट नहीं है, घर की घरौंदी भी नहीं है, कोई जमीन भी नहीं है। सबके पास नहीं है। बहुत से लोग, अभी तो लोग 30% लोग हैं जो भूमिहीन है। तो फिर ये कैसे तय होगा कि वो बिहार का नागरिक है? और ये जो आप जिस कानून का हवाला दे रहे थे, प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 विदेशी नागरिकों को निर्वाचन सूची में नामांकन से अयोग्य घोषित करती है। केवल वही व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो सकता है जो उस क्षेत्र में सामान्य निवासी हो। अब सामान्य निवासी होने के लिए कोई तो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा सर। नहीं, संतोष जी, इसका मतलब अब तक जो चुनाव हुआ वो अवैध हुआ। और दूसरी बात यह है कि जिस आधार कार्ड के आधार पर आपने जो है सो कई इसमें जो डॉक्यूमेंट है, आप आधार कार्ड के आधार पर आप जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, आप आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो फिर उसके बाद में उस आधार कार्ड को क्यों नहीं रखा गया? राशन कार्ड उसका भी मैं बता देता हूं। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, तीनों की सीमाएं लगती हैं बंगाल से। बंगाल में घुसपैठ हो रही है। 2005 में संसद के पटल पर ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। साल नोट कीजिएगा 2005। अगर मैं गलत कह रहा हूं
उस पर आपत्ति कीजिएगा। किशनगंज में 126% लोगों के पास आधार कार्ड है, कटिहार में 123% लोगों के पास आधार कार्ड है, पूर्णिया में 121% लोगों के पास आधार कार्ड है। इसके अलावा शेखपुरा 118% लोगों के पास आधार कार्ड। इस आधार कार्ड को फिर वैलिड कैसे किया जाए? नहीं, सुन लीजिए, आधार कार्ड को आप जो है सो मतदाता सूची से तुलना कीजिएगा तो आधार कार्ड तो बच्चे का भी बनता है ना। वोटर लिस्ट में नाम 18 साल से ऊपर जिसका उम्र हो गया वो उसका नाम वोटर लिस्ट में आएगा, लेकिन आधार कार्ड तो जो है सो बच्चों का ही बनता है। आप समझे नहीं सर, 5 साल के बच्चे का ही बनता है। हाँ, वही मैं समझाना चाह रहा हूं सर कि जो आदमी आधार कार्ड जिसका बन रहा है उसका डेटा और वहां पर रहने वाले लोगों के डेटा से कहीं ज्यादा है जिन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया। ऑब्जेक्शन इस पे हो रहा है, किसी ने रामलाल नाम से बनवा लिया, किसी ने रामलाल पटेल नाम से बनवा लिया। अब रामलाल पटेल है या नहीं है उसमें कैसे तय होगा? जवाब देने दीजिएगा जी, जवाब दीजिए सर की थोड़ी आवाज भी बढ़ाई जाए जी। आधार कार्ड की संख्या तो ज्यादा होगी, मतदाता सूची से आधार कार्ड की संख्या अधिक होना ही है, इसलिए कि मतदाता सूची में उसी का नाम आएगा जिसका 18 साल उम्र होगा। लेकिन आधार कार्ड तो जो है तो 10 साल 12 साल 8 साल 9 साल के बच्चे का भी आधार कार्ड बनता है ना। इसलिए आधार कार्ड को आप आधार अगर बना रहे हैं तो यह तो जो है तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं आप। चित्रंजन जी, मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, चूंकि आप उस पॉइंट पर बात को गोल करना चाह रहे हैं इसीलिए आप उसको गुमराह कर रहे हैं। नहीं, यह सीधा हिसाब है। ये आधार कार्ड की संख्या ज्यादा होगी इसलिए कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का भी आधार कार्ड बनता है, लेकिन मतदाता 18 वर्ष से सर आधार कार्ड का लॉजिक ये है, एक गांव में 100 लोग हैं लेकिन 121 लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है, उसमें 18 15 5 का कोई फेर ही नहीं है। इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि 18 साल से ऊपर के 121 लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है। नहीं, 100 लोगों का मतदाता सूची में नाम है तो 125 लोगों का आधार कार्ड में नाम होना कोई गलत बात नहीं है। और अगर घुसपैठ हुआ है तो जिम्मेवार कौन है? कौन केंद्र में किसकी सरकार है 11 साल से? यही तो 1992 से लालू प्रसाद जी कह रहे हैं। 1992 में लालू प्रसाद जी ने कहा था कि घुसपैठ हो रही है, जिम्मेदार कौन है? यही तो कह रहे हैं लालू प्रसाद जी। सुन लीजिए, आप ही बोलते रहिएगा तो हम क्या जवाब देंगे आपको? हमने गृह मंत्री कौन है भारत सरकार का? बिहार में किसकी सरकार है 20 साल से? अगर घुसपैठ हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और उसी घुसपैठिया के बोर्ड पर आपकी सरकार बनी हुई है। यह स्पष्ट रूप से गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अकलियत समाज के लोगों को मतदाता सूची से नाम छांटने की साजिश है। इसमें सीधा सवाल है। एक चीज जो भी बार बार आप कह रहे हैं, प्रचार किया जा रहा है, इतना % लोगों ने फॉर्म जमा किया है। बहुत सारी बातें मीडिया में आई है, किस ढंग से फॉर्म जमा किया गया है, बीआरओ पर दबाव दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, इतना % जमा होना चाहिए। गलत नाम भर के उसने अपलोड कर दिया है। अब सवाल अब उठेगा, जब आप डॉक्यूमेंट को मांगिएगा तब इसमें लगभग 30 से 40% लोग हैं जो डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट जो है वह नहीं दे पाएंगे। और ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने सवाल उठाया है कि आपने आधार कार्ड को क्यों नहीं जोड़ा, आपने राशन कार्ड को क्यों नहीं जोड़ा, आपने मनरेगा कार्ड को क्यों नहीं जोड़ा। मैं नहीं कह रहा हूं, यह सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। इसके बावजूद भी अगर कोई थोथोलॉजी कर रहा है, थोथी दलील दे रहा है, तो इसका मतलब कि वह लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, वह लोकतंत्र का हत्यारा है, गरीबों का मताधिकार का अधिकार छीनना। ठीक है अनुप्रिया जी, बाद में ना उनको आवास मिलेगा। अनुप्रिया जी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC के दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक यानी कि 10वीं की जो मार्कशीट होती है, जो हमारी जिसे हम सनद भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी का कोई सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र यानी कि घरौंदी, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, NRC, फैमिली रजिस्ट्रार, सरकार की ओर से मिली हुई जमीन या घर के प्रमाण पत्र अगर आदमी कोई नहीं दे पा रहा है तो फिर वो बिहार में कैसे रह रहा है?
बड़ा सीधा सा सवाल, तो आप जो 11 बता इनमें रहे से हैं मेरे पास में। कोई मैं एक कह रहा हूं डॉक्यूमेंट विजातीय देना है, प्रमाण- सब नहीं देने। जी नहीं संतोष जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आरजेडी के प्रवक्ता जैसे अपनी मैं बारी में बार बार बोलेंगे, कह मेरी रहा बारी में वो हूं कि बोलेंगे जब नहीं, सुप्रीम सुनेंगे कोर्ट के चुपचाप। जज कह रहे हैं कि ये 11 डॉक्यूमेंट है, करें? इसमें अगर हमसे चित्रंजन मांगा जी, जा रहा है तो बहुत ही मुझे निवेदनपूर्वक भी मैं कह रही हूँ कि आप उपलब्ध नहीं धैर्य होगा। से सुन और लीजिए। सवाल यह है अब कि मेरी जब बारी जिस है, मैं बोलूं? आधार कार्ड को चित्रंजन जी, आप आपका टर्न पूरा हो गया, मान रहे हैं। तकरीबन 5 मिनट मैंने दिए आपको बोलने के लिए पहले सवाल मैं बोल लूं? पर। अब प्लीज एक लाइन के मैं बोल लूं? अब बोल लूं? जी अनुप्रिया जी बोलिएगा, और आवाज बढ़ा दी जाए, स्टूडियो के अंदर की देखिए, आवाज। जी संतोष जी, जी संतोष जी, जब नहीं उसी क्या है आधार कार्ड के भाई, आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनता है, चित्रंजन जी आवासीय थोड़ा प्रमाण पत्र सुन बनता लीजिए, है, पूरे डिबेट तो में आप ही फिर बोलेंगे तो आधार हम लोग कार्ड तो कैसे जो है सो श्रोता खारिज के रूप कर में रहे हैं? आए नहीं। ठीक है चित्रंजन जी, आप सुन लीजिएगा, अनुप्रिया जी हम भी बोल ले, अपनी बातों को रख लें जी। भाई। आपकी जो द्वंद है, जो ये आपकी मतलब छटपटाहट जो है समझ में आ रही है कि आप अपने ही सवाल में जवाब में घिर गए। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुझसे मांगा जाता तो मैं भी उपलब्ध नहीं करा पाता, ठीक, बट उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर करने की इजाजत जो है, वो जो अधिकार है वह इलेक्शन कमीशन का है, उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। जो सवाल आप जिसके दरकिनारा कर रहे हैं यहाँ डिबेट में कि हमने पूछा ही नहीं, वर्डिंग में है, आपने पूछा है सुप्रीम कोर्ट में और उसने कहा है कि इस सवाल पे जवाब हम नहीं मांग सकते, यह उनका अधिकार है। यह कोई नई प्रक्रिया नहीं हुई है, कई बार हुआ है, कई इलेक्शंस के पहले हुए हैं। आपने जिन सवालों को पूछा संतोष जी, कि आपने कहा कि मान लीजिए किसी गांव में 100 लोगों की संख्या है और 120 वहां पे आधार कार्ड बन गया है, तो क्या ये जायज है या नाजायज है? सरकार अगर जिम्मेदारी लेती है और इलेक्शन कमीशन उसको सुधार रही है कि इस तरह की त्रुटियां हुई हैं, तो क्या विपक्ष को परेशानी किस बात की है? एक तरफ विपक्ष कहता है कि उसी घुसपैठिए के आधार पे आपने सरकार बना रखी है, तो ठीक है ना, उसको हटाने का हम प्रयास कर रहे हैं, हमें घुसपैठी नहीं चाहिए। आप दो तरफ की बात बोलते हैं कि घुसपैठिया जो है वो हमारा वोटर है, अब हम उसको हटा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि विपक्ष की सरकार नहीं बने। यह कोई तय नहीं कर पा रहा है कि कौन किसका वोटर है। यह चुनौतियां सभी राजनीतिक दलों के लिए है कि ठीक है, टाइमिंग जो हमारे पास में समय कम है, लेकिन हम अभी भी कहेंगे इलेक्शन अनाउंसमेंट नहीं हुई है, अभी हम लोग मिड ऑफ द जुलाई चल रहे हैं। इस कार्य को अभी भी आज से 3-4 दिन में खत्म होना है। उसके बाद में जिसकी भी अगर लगेगी कि नहीं ये गलती प्रक्रिया हुई है, ये हमारे वोटर्स को छोड़ा गया है, उसको कंसिडर किया जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि विपक्ष मान चुका है कि उनकी धरातल पे पकड़ कमजोर है, वह यह चुनाव लूज कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के नैरेटिव बना करके दिग्भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार एक बात को बोल रही हूँ, यह कोई भी तय नहीं कर सकता है संतोष जी कि कौन किसका वोटर है। जब इनको बीएलओ देना है, ये अपने बीएलओ को नहीं दे पा रहे हैं, तो समझिए कि इनकी स्थिति क्या है। ये कैंडिडेट कहां से तय कर पाएंगे या इनके पोलिंग एजेंट कहां से तय कर पाएंगे? तो सवाल जो मैं कह रही हूं, जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है, इनको अगर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार सवाल डिबेट के माध्यम से, आज तो सत्र चालू हुआ, वहां भी उन्होंने हंगामा उठाया। आज का सत्र बहुत महत्वपूर्ण था, ये सरकार का अंतिम मॉनसून सत्र होने जा रहा है, जिसमें कई ऐसी योजनाओं पर चर्चा हुई और जो सौगातें मिली हैं, बेटियों को मिली है 35% रिजर्वेशन की बात हो, या बिहार की जनता को 125 यूनिट फ्री बिजली मिला है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो सौगात मिला है, इन योजनाओं पे जो जिस तरह की चर्चा होनी थी, देखिए फिर देखिए, नहीं चित्रंजन जी, 2005 में जब आपकी सरकार गई थी, तो 2006 में हाँ प्लीज, मैं तो चित्रंजन सर से मैं इतना तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि बाकी अपने प्रवक्ताओं की तरह बिहेवियर नहीं करेंगे, धैर्यपूर्वक सुनेंगे। ये आजकल एजेंडा चल रहा है आरजेडी में कि पक्ष को सुनना ही नहीं और लगातार बोलना है। सुन लीजिए ना, आपने जो कहा कि नकल किया है, मुझे बताइए, आप लिखित में बताइए कि क्या आपकी सरकार जो 90 से 2005, क्योंकि मैं पीछे जाऊंगी क्योंकि आपने सवाल पूछा है, 90 से 2005 में ऐसी कौन सी योजना चल रही थी जिसको हम लोगों ने कंटिन्यू किया है? आपने योजना चलाया क्या था जानिए। आपने सरकार की जनता की संपत्ति को लूटने की योजना चलाई थी। आपने चारवाहा विद्यालय के नाम पे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया था। 2006 में बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिन योजनाओं का आरंभ किया था, अनुप्रिया जी सदन में ये इस बात पर विरोध नहीं कर रहे हैं कि आपने इनकी योजनाओं को कॉपी पेस्ट किया या नहीं किया है। नहीं, ये तो एसआईआर को लेकर विरोध कर रहे हैं।
और संतोष जी, कानून व्यवस्था पर विरोध कर रहे हैं। संतोष जी गंभीरता पूर्वक मैं फिर कह रही हूं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। क्या हमारी चर्चा करने से इसका समाधान निकलेगा? नहीं। तो मंशा क्या है इनकी? आज जो मैं फिर कह रही हूं कि सेशन चलना है जिसमें सरकार ने जो सौगातें दी हैं उस पर बहस होनी है, तो इस मुद्दे को लाने का क्या मतलब है? ये साफ इंडिकेट करता है कि विपक्ष मान चुका है कि उनके पास में ना नियत है, नीति है। दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं कि हम लोगों ने इनका अनुसरण किया है। मुझे बताइए ना कि 2006 के पहले क्या महिलाओं को राजनीतिक रूप से 50% का आरक्षण था? क्या पोशाक योजना थी? क्या साइकिल योजना थी? जिस योजनाओं का अनुसरण दूसरे देश के कई तमाम राज्यों ने किया है, और प्रतिभा पाटिल जो कि देश के कभी राष्ट्रपति रह चुकी है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण पे एक नजीर पेश की है। वो तो हमारे पक्ष की नेता भी नहीं थी। नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, आपके किसी भी योजना जी जल्दी से, मैं उसके बाद राजेश जी के पास जा रहा हूँ, जल्दी। मैं ये कह रही हूँ कि लगातार बिहार के युवाओं को, बिहार की महिलाओं को, बिहार के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से मजबूती करने का प्रयास किया है, और उन्होंने चाहा है कि पलायन नहीं हो और जितनी भी जरूरतें हो सकती हैं बिहार के लोगों की मदद करने को तैयार है, क्योंकि हमारा एकमात्र एजेंडा है कि बिहार, पूरा बिहार हमारा परिवार है, ना कि 4 से 5 लोग हमारा परिवार है। चित्ररंजन जी जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा, उसके बाद आ रहा हूँ राजेश जी, 30 सेकंड आपके पास। अनुप्रिया जी कर रही थी, मैंने कहा कि SIR पर सवाल नहीं है, सवाल समय और डॉक्यूमेंट को लेकर है। समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सवाल उठाया, समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी यह समय नहीं है जबकि विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन चित्ररंजन जी इसके बाद बंगाल का चुनाव होगा, तब ये प्रक्रिया शुरू होती, तो ममता दीदी गुस्सा हो जाती, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, तब उस समय अखिलेश यादव गुस्सा हो जाते, फिर पंजाब का चुनाव होना है, फिर लोकसभा चुनाव आ जाना है। ये चुनाव लगातार होना है, या तो आप वन नेशन वन इलेक्शन पर सहमत हो जाइए, या फिर चुनाव आयोग को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, कुछ है नहीं, और वोट की राजनीति जनता दल यूं करता है, इसीलिए इधर से उधर उलट पलट बड़ा काम करता है। ठीक है राजेश जी, वोट के लिए नहीं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ये कह रहे हैं। चित्ररंजन जी ठीक है, 30 सेकंड मांगे थे, मैं आपको ज्यादा दे चुका। बचाने के लिए दामन ना पकड़ते मुख्यमंत्री जी का, और आप कहते हैं उलट पलट की बात है। चित्ररंजन जी आपने 30 सेकंड मांगे थे, मैं ज्यादा दे चुका हूँ, प्लीज। हमने कभी भी आप अपने सहयोगी प्रवक्ता का ही समय खराब कर रहे हैं। राजेश जी, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि वॉकआउट से कुछ नहीं होगा, सदन ही नहीं चलने दिया जाए। नुकसान किसका होगा सर? सांसद पप्पू यादव जी के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आए, हम आपके सवालों का जवाब देने आए हैं। आपका जो भी सवाल होगा सहर्ष स्वीकार है, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं SIR पे चर्चा आप कर रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं उन पे जवाब दूं। नहीं, इस सवाल मेरा यही है कि अगर पप्पू यादव या विपक्ष वॉकआउट करेगा या वॉकआउट नहीं भी करेगा, सदन नहीं चलने देगा, तो फिर नुकसान किसका होगा? अनेक बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी सदन नहीं चलने दी है, लेकिन सदन न चलने देने का कारण क्या होता है आपने देखा कि आप सब लोग बोले लेकिन विपक्ष के नेता को समय नहीं दिया गया। ये क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्या कि सदन में आप LOP को समय बोलने के लिए नहीं दे? क्या बात होती? वो सवाल उठाते कि SIR जो बिहार में हो रहा है इसके तरीके गलत है। SIR तो होना ही चाहिए, कौन इसका विरोध कर रहा है? विरोध इस बात का हो रहा है टाइमिंग के और तरीके के। टाइमिंग गलत है और तरीका क्या गलत है, जो मैंने नहीं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि इसमें आधार कार्ड क्यों नहीं, जॉब कार्ड क्यों नहीं और EPIC नंबर क्यों नहीं। हालांकि आप इस बात को साक्षी हैं कि बिहार में अब आधार कार्ड लिया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं है। तो क्या बिना निर्देश के जिला के DM और जिला के निर्वाचन पदाधिकारी आदेश दे दिए हैं BLO को कि आप आधार कार्ड लीजिए? कंफ्यूजन है, और ये सवाल संतोष जी जनहित में आपको पूछना पड़ेगा कि आखिर आधार कार्ड को सूचीबद्ध नहीं किया गया, फिर कैसे नीचे लिया जा रहा है? ये हम सवाल पूछेंगे, और सवाल इस बार बार पूछेंगे। हमारी लड़ाई, हम वो चुनाव आयोग से हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, चुनाव आयोग की अपनी बात रख रहे हैं। और आपने कहा सवाल आपके कई हो रहे थे, हम सुन रहे थे कि कोई ना कोई पेपर तो होगा, वोटर आई कार्ड होगा, आपके पास जमीन के कागज होंगे, बैंक अकाउंट्स होंगे। आपको ये संतोष जी, आपको इस बात की जानकारी होगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं होगी। बिहार में 22 लाख ऐसा परिवार है जो भूमिहीन है, उसको पर्चा तो दिया गया है लेकिन जमीन नहीं दिया गया है। वो क्या प्रस्तुत करेगा?
आप कह रहे हैं कि उन 22 लाख 2 परिवारों लाख के सवा पास 2 लाख एकड़ ऐसा है। मैं वहीं जा रहा हूं। नहीं, मैं संतोष जी, मैं जा रहा हूं, मेरी अपने बात घर की खत्म घरौंदी होगी, नहीं है। काउंटर क्वेश्चन कीजिएगा। आप ये कह रहे हैं? हाँ, वही आचार्य साहब में आपके पास नहीं, सरकारी डाटे हैं कि जो भूमिहीन बिहार के हैं 22 लाख परिवार, राजेश जी, उनको भूमिहीन का पर्चे मतलब दिया गया होता है, खेती पर्ची करने वाली दिया गया जमीन है। नहीं हो किसी के पास। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास अपने घर की, आपको घर के लिए घरौंदी चाहिए होती अरे है। अपने घर की नहीं है, खेती करने वाली अरे भूमि के लिए अरे आपको खसरा संतोष खतौनी जी, चाहिए होती है। संतोष खसरा खतौनी और घरौंदी में फर्क होता है। संतोष जी, संतोष जी, आपको नहीं बोलने देना है, आपको समझाइए मत घरौंदी क्या होता है, पर्चा क्या होता है। हम किसान के बेटा हैं, हम समझते हैं इस बात सर, को। मैं भी किसान हम का हल बेटा हूं, चलाए हैं, हम इसीलिए मैं बता समझते रहा हैं इस बात को। हम जमींदार, मैं नहीं, आप नहीं है, आप जमींदार के बेटा हो सकते हैं, हम किसान के बेटा हैं। हम आप कैसे तय करेंगे कि आप मैं पटना किसान में का बेटा आइए, नहीं हूं? हम आपको घुमाएंगे। आप फसल पर बहस कीजिएगा। आप खेत कैसे जोतते हैं, करेंगे। ट्रैक्टर कौन से आप मौसम में बोले- कौन सी फसल होती है, इस पर बहस कीजिएगा। अब इसमें आप ट्रैक्टर पर जाएगा, हम हर बैल पर जाएंगे कि बैल का कितना दांत होता है, हम उस पर जाएंगे। बैल का हम सब कलर पर- क्या होता है, हम सर, उस पर आप जाएंगे। सब पर हम बहस सब कर पे लीजिएगा। जाएंगे, फिलहाल टॉपिक सब पे पर जाएंगे। किसी के पास, लेकिन आप किसी के पास जमीन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास घर नहीं है, उसके पास बैंक में खाता नहीं है उसके पास। आप बैंक का खाता दे दीजिए। जी। आप अगर संतोष जी ये तय करके आते हैं कि चुनाव आयोग की ओर से और भाजपा की ओर से सारे सवाल आप करेंगे, तो हम लोग कभी जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब सुनिए और फिर काउंटर कीजिए। अब मुझे पूरा विश्वास है आपकी एक हिम्मत नहीं होगी भाजपा के प्रवक्ता से बात करने का, सवाल करने का। मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। काउंटर में काउंटर, काउंटर पे काउंटर, काउंटर पे काउंटर, काउंटर तरीका है क्या? ठीक है सर, मैं जो कह रहा हूं, आप पटना आइए, आदर पूर्वक अपने गाड़ी से घुमाएंगे। आप देखिएगा कि 1000 में नहीं, लाख में, लाखों में झुग्गी बना हुआ है, उसके पास कोई पर्चे नहीं है। एक दूसरा, गिरिराज सिंह अभी बोल रहे थे, आप ही के टीवी पर सुने हैं कि रोहिंग्या है, विदेशी बिहार में आ गया है। तो तय कीजिए कि कितने प्रतिशत वोट रोहिंग्या का मिला जिसे गिरिराज सिंह सांसद हुए। और मैं आपके चैनल पर चैलेंज करता हूं, अगर एक भी विदेशी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार है। और गृह मंत्री, राज्य मंत्री बिहार का भी है, एक चाणक्य अपने आप को कहते हैं, अमित शाह जी वो भी है। एक विदेशी का नाम अब तक सामने नहीं क्यों नहीं किया है कि इस गांव में, इस बूथ पर, बूथ नंबर इतना पर इतना इपिक नंबर विदेशी है। एक नाम ये लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए। सिर्फ नाम काटना है तो दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, शोषितों का, वंचितों का, चूंकि उसके पास उतने डॉक्यूमेंट्स नहीं है जितने ही मांग रहे हैं। आप कहिए एक भी नाम, एक भी नाम आज तक साबित नहीं करे कि कौन विदेशी है, कौन रोहिंग्या है। उसका वोटर आई कार्ड, उसका इपिक नंबर, उसका बूथ नंबर, उसका पंचायत, उसका वार्ड प्रस्तुत करे, नहीं कर पाएगा। ये चुनावी रंग देना चाहते हैं। मतदान मैं के लिए, स्पष्ट कहता मतदान हूं, प्रक्रिया को इनकी मजबूत नीति करने के दलित- लिए, वोटर सूची का शुद्धिकरण करने के लिए अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स अरे मांगिए, उस पर आप संतोष जी, इतनी आपत्ति संतोष बता रहे जी, हैं। अगर शुद्धिकरण हम भी जानते हैं। किसी की नागरिकता सिद्ध कोई करने के लिए अपन- सरकार आ जाएगी, तब आप और आपत्ति उठाएंगे। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता को स्क्रीन पर लेकर आए। कोई नहीं। संतोष जी, संतोष जी, संतोष सवाल जी, पूछ रहा हूं। आप एक नाम, मैं 100 नहीं, एक नाम, एक नाम पूछिए, एक नाम भी सार्वजनिक करे। राजेश बिहार जी, के एक सवाल भी गौर नाम से सुनिएगा, जो कितना विदेशी कड़वा है सवाल है, उसको कितना बाहर चुपने किया वाला जाने सवाल है। सार्वजनिक करे। राजेश जी, सवाल सुनिएगा। सुनिए पीयूष जी, सवाल मेरा आपसे है। नरेंद्र मोदी जी दावा करते हैं कि बिहार के लिए 60 लाख घर दिए हैं और 3.5 करोड़ महिलाओं को जनधन खाते दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी का दावा है। तो फिर ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे निश्चित रूप अरे से- सर सुन, तो सवाल तो सुन लीजिएगा। ऐसे कौन लोग हैं जो घर उनके नाम हो गया, उनकी घरौंदी नहीं है और बैंक खाता खुल गए, उसके बाद उनके पास पासबुक नहीं है? जी संतोष जी, सवाल है संतोष जी, विदेशी कितना है ये तो पूछिए। ये कौन विदेशी है जिसको घरौंदी मिल गया है, जमीन मिल गया है, आवाज सुन लीजिए ना, ये पूछने की हिम्मत कीजिए ना। ये भी क्यों करते हैं? पीयूष जी, इसका भी जवाब दीजिएगा। बोलिए, पत्रकारों की तरह सवाल कीजिए। सरकारी आंकड़े में है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा गवाह है। सवाल है 2014 कितना है? अरे सुनिए ना, पहले सवाल किए हैं तो उसका जवाब सुनिए धैर्य से, शांतिपूर्वक। संतोष जी, सरकारी आंकड़ा यह प्रदर्शित करता है कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने,
60 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश में शासन करने का काम किया था। कितने लोगों को खाता खुला था। मैं दावे और विश्वास के साथ आपको सुन लीजिए, एक मिनट संतोष जी, आपने सही प्रश्नों को काफी समय दिया। मैं दावे और विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं कि देश के 40 करोड़ लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शून्य पर खाता खुलवाने का काम किया, जिसमें बिहार के 3.5 करोड़ लोगों को मनमोहन सिंह, राजीव गांधी से लेकर के वित्त मंत्री के रूप में खाता खुलवाया था तो सलाहकार थे। जब आपने खाता खुलवाया था पासबुक नहीं दी थी क्या? वही पासबुक तो दिखानी है कि साहब ये रहा खाता, ये रही पासबुक। संतोष जी सुन लीजिए, 5 मिनट का हमें भी समय दीजिए। 5 मिनट चाहिए, लेकिन विषय पर नहीं। अरे विषय पर आप ये बताइए कि इसमें विदेशी कितने हैं? अरे संतोष, एक भी नाम जवाब तो सुनिए राजेश जी, जवाब जो विदेशी हो, रोहिंग्या संतोष जी, मैं उसका बूथ नंबर, वार्ड नंबर, आईपीक नंबर राजेश जी प्रस्तुत कीजिए। राजेश जी, ये सदन नहीं है, ये मेरी डिबेट है, ये सदन नहीं है। संतोष, आप सदन में जो अभी पप्पू यादव कह रहे थे कि हंगामा करते रहिए और चर्चा नहीं होने दीजिएगा, वो चर्चा कम से कम यहाँ हो जाने दीजिएगा। संतोष जी, बिहार की जनता को ये भ्रम में डालना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता सब समझ रही है। बिहार चुनाव आयोग द्वारा दर्जनों बार प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि हमारा काम है पात्र मतदाताओं को जोड़ना और पात्र मतदाताओं का नाम काटना। और शनिवार की तक रिपोर्ट है, संध्या 5 बजे तक 96% बिहार वासियों का मतदाता प्रपत्र चुनाव आयोग में जमा हो गया। जो फॉर्म भरते थे उनका 96% ऑनलाइन हो गया। मात्र संतोष जी सुन लीजिए ना, मात्र 4% मतदाता बचे हैं जिनको 25 तारीख तक मतदाता प्रपत्र जमा हो जाएंगे और उनके ऑनलाइन हो जाएंगे। देखिए, विपक्ष का काम है केवल भ्रम की राजनीति करना। मैं तो विपक्ष से पूछना चाहता हूं, 1952 से लेकर के 2003 तक बिहार में, इस देश में कितने बार मतदाता पुनरीक्षण के कार्य हुए? दर्जनों बार मतदाता पुनरीक्षण के कार्य हुए। जब लालू प्रसाद यादव इनकी सत्ता थी, राष्ट्रीय जनता दल की सत्ता थी 2003 में, तो मात्र 21 दिनों में मतदाता पुनरीक्षण का काम होने का काम हुआ था। फिर ये आज जब मतदाता पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है तो इनकी बेचैनी क्यों है? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आधार कार्ड की इन लोगों ने चर्चा किया 2020 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अरे सुनिए चित्ररंजन जी, जवाब नहीं है, सच करवा होता है। अरे आप इतने उम्रदार है, सुनने की साहस रखिए। जवाब नहीं जुटेगा, मैं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं को चैलेंज देता हूं। संतोष जी महत्वपूर्ण चैनल पर बैठ करके है हिम्मत तो ये जवाब चित्ररंजन जी अपने समय पर, इसके बाद आपको ही मौका दूंगा काउंटर क्वेश्चन करने का। चित्ररंजन जी, इसके बाद आपको मौका दूंगा काउंटर क्वेश्चन करने का। संतोष जी सुन लीजिए ना जी, संतोष जी सुनिए। 2020 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में बिल लाने का काम किए थे, आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ना। कांग्रेस के नेता विपक्ष में अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहने का काम किया था? ममता बनर्जी के सांसद ने क्या कहने का काम किया था? तेजस्वी प्रसाद यादव के रिश्तेदार राम गोपाल यादव ने क्या कहने का काम किया था? इसके बाद ममता बनर्जी के सांसद ने क्या कहने का काम किया था? कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने क्या कहने का काम किया था? देखिए, ये लोग संविधान, राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर पटना की सड़कों पर आधार कार्ड का विरोध गुजरात के कौन मुख्यमंत्री किया था? आधार कार्ड का विरोध जब सदन में प्रस्ताव मुख्यमंत्री किया था, उसका नाम बताइए। आधार कार्ड का विरोध गुजरात में कौन मुख्यमंत्री किए थे? धोखा से आप देश के प्रधानमंत्री है, उसका नाम याद है। आधार कार्ड का विरोध संविधान पर विश्वास नहीं है और लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। संविधान विरोधी है और लोकतंत्र के विरोधी हैं। एक तरफ राहुल गांधी संविधान की किताब ठीक है, सबने अपने अपने समय पर रहे थे और दूसरों के समय पर के साथ बता देना बहुत शोर के साथ, पूरी ताकत के साथ एक दूसरे को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। अनुप्रिया जी ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अनुप्रिया जी, मेरा अगला सवाल आपसे। पास कोई मुद्दा नहीं है, उसके बाद आ रहा हूं चित्ररंजन जी। जाने का काम करें। अनुप्रिया जी, विपक्ष ये कह रहा है कि सदन नहीं चलने देंगे, मतदाता अपने प्रपत्र को या तो वॉकआउट करेंगे, और पप्पू यादव ये सुझा रहे हैं कि वॉकआउट ना करके शोर शराबा किया जाए, जैसा भी हमारी डिबेट में चल रहा था। कैसे चलाइएगा सदन? देखिए संतोष जी, जो एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जहां पर चर्चा होनी है, और हम मानते हैं कि पूरे सरकार को चलाने में या जनहित की बातों में विपक्ष एक अहम भूमिका रखती है। विपक्ष जहां सवाल पूछना है, जहां उन्हें जवाब मिलना है, वो जानती है कि मुकम्मल जवाब मिलेगी, उस जवाब को सुनना नहीं चाहती है। बस एक एजेंडे के तहत, मैं फिर कहती हूँ,
कि दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है बार बार विपक्ष, एक एजेंडा तैयार करती है कि हम बहुत ही संवेदनशील है, जनहितों की बात है। लेकिन मैं सदन की बात करूं, चाहे बिहार सेशन की बात हो या आपके सेंट्रल सेशन की बात हो रही हो, आपने वहां पे दृश्य देखा किस तरह से बात हो। अगर उनको कोई सवाल है, उसका जवाब सरकार देने को तैयार है, तो आप बैठेंगे तब तो सुनेंगे। और सदन में पैसा लगता है जनता का, और सेशन को आप बर्बाद कर देते हैं अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। आप काले कपड़े पहन के चले आते हैं, आप वॉकआउट कर जाते हैं, आप हंगामा करते हैं, वेल में उतर जाते हैं। यह बिल्कुल दर्शाता है कि राजनीतिक रूप से बिल्कुल यह संवेदनशील नहीं है। इनकी मंशा सिर्फ यह होती है कि अपनी लैमलाइट, मैं फिर कह रही हूँ, ये राजनीतिक एक लैमलाइट अपने आप को लेना चाहते हैं कि हम जनता के बीच में, लेकिन जनहित की बातों पे इनका नजरिया बिल्कुल भी क्लियर है। इनका कांग्रेस यहाँ आरजेडी दोनों बैठी है, और दोनों जो सरकार, जो दोनों पार्टियां हैं, उनके नेता के रूप में कौन है? इनके परिवार के बच्चे हैं, इनके परिवार के लोग हैं, जिनको पिता की संपत्ति के साथ में पिता की राजनीतिक विरासत भी चाहिए। और इस विरासत को यह समझ रखे कि सदन भी उनका है, अपनी पार्टी की तरह समझते हैं। जैसे डिबेट में करते हैं, समझते हैं कि सदन में उसी तरह के हो हंगामा करेंगे, इनकी चलेगी। जबकि इनको जानना चाहिए कि सदन जो होता है, उसकी कार्रवाई जो होती है, वो जनहित के लिए होता है, वो बिहार वासी के लिए होता है, देशवासी के लिए होता है। वहां इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। इनकी मंशा स्पष्ट होती है, राजनीतिक रूप से अपनी गोटी सेकना। लेकिन बिहार की जनता जानती है, जिस तरह से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता को सौगात दे रहे हैं, उनके हित के बारे में सोच रहे हैं, और उनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चाहे SIR को मुद्दा बनाए या यह किसी भी, क्योंकि मैं कुछ देर पहले आपके चैनल पे मैं हेडलाइन को पढ़ रही थी, अपराध के बारे में हो रहा था। आपने खेमका हत्याकांड के बाद में कार्रवाई देखी, आपने चंदन मिश्रा के कार्रवाई देखी। देखिए, लगातार सरकार संजीदा है, हर उस मुद्दे पे बात करना चाहती है जिस पे विपक्ष हमसे सवाल पूछती है, लेकिन विपक्ष सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि इनकी एक राजनीतिक प्रक्रिया है कि अपनी हो हल्ला करनी, जिस तरह की राजनीतिक ये अपने संगठन में करते हैं, कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं। ठीक है चित्ररंजन जी, आरोप आप पर यह लग रहा है कि जब आप सवाल पूछ ले रहे हैं तो जवाब सुनना तो पड़ेगा ना सर, और वॉकआउट कर जाइएगा तो कैसे जवाब मिलेगा? नहीं, जवाब सही ढंग से अगर दिया जाए। अब जैसे अभी SIR और लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, अभी अनुप्रिया जी कह रही थी चंदन मिश्रा का हम लोग पकड़ा जाता है, लेकिन उसका असर क्या पड़ रहा है? आज तक पटना में 2 मर्डर हो गया, पूरे बिहार में आज 5 मर्डर हो गया। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उस पर जब डिबेट संतोष जी करवाएंगे तो आंकड़ा के साथ में रखूंगा। SIR के बारे में संतोष जी कभी आप पटना आइए, लालू जी ने अपने समय में राजद के शासन काल में पटना में, कदम कुआं में, राजेंद्र नगर में, यारपुर में, अनीसाबाद में ऐसे फ्लैट बनाकर दलितों को आवास देने का काम किया। हम लोगों ने सर्वे किया है, किसी के पास कोई कागजात नहीं है। मेरे जमीन में मैंने जमीन दिया है। चित्ररंजन जी, लालू प्रसाद यादव जी, जरा बता दीजिए मीडिया पीयूष प्लीज, पीयूष प्लीज, अरे बिहार की जनता, पीयूष बीच में नहीं, पीयूष बीच में नहीं, अपने समय पर सवाल रखिएगा, पूछने का मौका मिलेगा। जी चित्ररंजन जी, मैंने जमीन दिया है, गलत आंकड़े देने का काम कर रहे हैं परिवार है, दलित का, अति पिछड़ा का, जिनका उसमें घर है, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वह जमीन मेरे नाम से है, मैंने उनको जमीन दे दिया, उसमें घर बना के झोपड़ी खड़ा करके ला रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब आप गरीबों का अधिकार छीनिएगा, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का अधिकार छीनिएगा जो संविधान ने उन्होंने दिया है, तो फिर यह सदन का क्या महत्व रह गया? इस सदन का मतलब क्या है? जब सदन में केवल एलिट वर्ग का ही प्रतिनिधित्व होगा, गरीबों का कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का कोई सुनने वाला नहीं होगा, उनके अधिकार को छीना जाएगा। फिर वैसे सदन में चर्चा, यही तो सवाल पूछने हैं सदन के अंदर विपक्ष की ओर से। आपको सत्ता पक्ष में गरीबों, दलितों का हितैषी नजर ना आता हो, लेकिन विपक्ष में तो नजर आते हैं ना। नहीं, तो वही हितैषी वहां पर जाकर सवाल पूछेंगे। तो नहीं, संतोष जी हितैषी रहते तो अनुप्रिया जी की पार्टी जनता दल यू भी तेलुगु देशम पार्टी की तरह SIR के खिलाफ में खड़ा होते, लेकिन आज तो जनता दल यू अपने आप को बस केवल औपचारिकता बाकी है, भाजपा में अपने को समाहित कर चुकी है। अब तो संजय झा जो भाजपा के एजेंट के रूप में जनता दल यू में आ गए हैं,
वे चला रहे हैं, नीतीश जी कुछ ठीक है राजेश जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं, उसके बाद दोनों प्रवक्ताओं से जवाब लूंगा। राजेश जी जल्दी से। संतोष भाई, बहन अनुप्रिया जी ने ठीक ही कहा कि जब सदन चलता है तो पैसे खर्च होते हैं, पैसे सचमुच गरीब के खर्चे होते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बहन को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और उसमें जब 3 बार मुख्यमंत्री का ओथ लेते हैं 5 साल में, और फिर सदन चलता है 3 बार स्पेशल, उसमें किसके पैसे खर्चे होते हैं? उसमें भी सरकार जनता के पैसे खर्चे होते हैं, इसको समझने की जरूरत है। दूसरा एक छोटा सवाल, बात कट गई थी हमारी, मैं बार बार रोहिंग्या पे और विदेशी पे आता है, मैं चाहता हूं एक एक विदेशी बिहार से बाहर जाए, देश से बाहर जाओ, क्यों मतदान करेगा? लेकिन आज तक न भारतीय जनता पार्टी के नेता, न सांसद, न गृह मंत्री, न गृह राज्य मंत्री जो बिहार का है, बिहार में एक भी ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत नहीं कर पाया इपिक नंबर के साथ, वार्ड मेंबर के साथ, वार्ड नंबर के साथ, गांव और मोहल्ले के साथ। राजेश जी, यह व्यक्ति एक सीधा सवाल पूछती अगर है तो आप चैनल पर प्रस्तुत करें। और दीजिएगा। चुनावी नौटंकी है और सिर्फ गरीबों, दलितों, शहीदों, वंचितों, पिछड़ों का वोट लेना है। कामयाब नहीं होगा। संतोष जी क्यों बेचैनी है? हमें वोट देता है। संतोष जी क्यों पीयूष अनुप्रिया जी बोल रही हैं, पीयूष अनुप्रिया जी बोल रही हैं। राजेश जी, पीयूष अनुप्रिया जी बोल रही हैं। सीधा सवाल पूछती हूँ राजेश जी, आप एक सीधा जवाब दीजिए कि आप चाहते हैं कि डुप्लीकेसी का निदान हो और जो घुसपैठी जुड़े हैं उनको हटाया जाए? क्या आप एक जिम्मेदारी के रूप में कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, घुसपैठी घुसा कहते हैं, ठीक, उसको हटाने का प्रयास किया जाए तो आप क्या चाहते हैं? आप सीधा जवाब दीजिए, इतने गोल गोल जलेबी बना कर देंगे कि यह कागज नहीं है, वह कागज नहीं है, आप स्पष्ट जवाब दीजिए। नहीं, गोल गोल नहीं बहन जी, गोल गोल नहीं, सीधा रसगुल्ला हम खिला रहे हैं कि आप बताइए कि कौन विदेशी है, किस वार्ड में है, किस बूथ नंबर पे है, उनका ईपिक नंबर क्या है, प्रस्तुत कीजिए। आप नहीं प्रस्तुत कर पाइएगा क्योंकि आपकी सरकार निकम्मी है, आपका गृह मंत्री भारत सरकार का निकम्मा है, बिहार का गृह मंत्री निकम्मा है, उनको ये भी पता नहीं कि विदेशी है या नहीं। मैं वही कहता हूँ कि ईपिक नंबर, वार्ड नंबर नहीं है, गाँव मोहल्ला और बूथ नंबर के साथ प्रस्तुत कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी विफलता है, यह बिहार सरकार की विफलता है, गृह मंत्री की विफलता है, गृह मंत्रालय की विफलता है। हमसे सवाल, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि उस व्यक्ति का नाम उजागर कीजिए कि बिहार में कौन विदेशी है जिसके वोट पर मुख्यमंत्री बने। सवाल आप उठा रहे हैं इसलिए आप पर सवाल उठा, वो कोई प्रोसेस चल रही है, अगर फर्जी मतदाता को हटाने के लिए प्रोसेस चल रही है, आप उसका समर्थन करने के डट जाते हैं। अरे मैं विदेशी, कौन विदेशी है उसको नाम पर सर समय पर बोलते हो जाएगा, समय पर राजेश जी बोलते हो जाएगा। पीयूष जी समय कम है, पीयूष जी आप वार्ड नंबर, गांव मोहल्ला पंचायत और ब्लॉक जिला प्रस्तुत करें कौन विदेशी है जिसके वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और देखने का काम करना, प्रस्तुत कर रिपोर्ट को देखने का काम करना। आखिर किसानगंज में वोट की चोरी। राजेश जी ठीक है, राजेश जी आपका टाइम खत्म हो चुका है, आपका समय खत्म हो चुका। पीयूष जी, संतोष जी मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, आखिर किशनगंज में अप्रैल और मई के महीने में 38,000 आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन पत्र जमा किए जाते हैं और जुलाई में 1 लाख से अधिक आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा किए जाते हैं। यह क्या दर्शाता है? पूर्णिया में अप्रैल और मई में 40,000 आवेदन पत्र जमा किए जाते हैं, अब 97,000 जुलाई में जमा कर दिए जाते हैं आवेदन। यह क्या दर्शाता है? 126% आधार अधिक होना यह क्या दर्शाता है? वही सवाल हमसे पूछ रहे हैं। 121% सवाल हमसे क्या दर्शाता है? कटिहार में 123% आधार बेचैनी है। आपको बेचैनी है रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, आपको नहीं हुआ है, आपकी बेचैनी है रोहिंग्या बांग्लादेशी के लिए। एक बांग्लादेशी आप कैसे निकम्मा कैसा निकम्मा आपका गृह राज्य मंत्री है, कैसा निकम्मा आपका मुख्यमंत्री है। राजेश जी थोड़ी सी भाषा जरा संयमित रखें। एक घुसपैठियों अच्छी भाषा बोल रहे हैं। निकम्मा ने कहा क्या तो ये लोग हैं राजेश जी थोड़ी सी भाषा, दोनों की आवाज डाउन। चित्रंजन जी आखिरी कमेंट आपका, समय मेरे पास बहुत कम है। चित्रंजन जी 30 सेकंड आपके पास,
चोर निकम्मा नहीं है, ये लोग का संस्कार नहीं है, ये लोग बाकी सबकी आवाज कौन? चित्ररंजन जी की आवाज ऊपर रखी जाए। चित्ररंजन जी जल्दी से। संतोष जी, पीयूष जी जो आंकड़ा बता रहे हैं कितने लोगों ने आवासीय के लिए आवेदन दिया, एक तो माहौल बनाता है झूठ बोलकर, इनको पता लगाना चाहिए। हर जिला में जब है तो हर जिला में लाखों लाख की संख्या में लोग आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिए हैं, हर जिला में, क्योंकि उनके पास में वह जमा करना है। तो आवासीय प्रमाण पत्र किशनगंज को याद आ रहा है, लेकिन वैशाली को याद है कि वैशाली में कितने लोगों ने आवासीय के लिए आवेदन दिया है। और राजेश जी ने सही सवाल किया कि अगर एक घुसपैठिया है तो चुनाव की उन्होंने दिया है। ठीक है, अनुप्रिया जी का समय 30 सेकंड आपसे। अनुप्रिया जी, बाकी सबकी आवाज डाउन। पीयूषी आवाज नहीं आ रही है स्क्रीन पर। पूछ रहे हैं, पीयूषी आवाज स्क्रीन पर नहीं आ रही। करती हूँ मैं उन सवालों का जी। चित्ररंजन जी, मैं आपके सवालों का सम्मान करती हूँ, लेकिन यहाँ डिबेट पर बैठ के चिल्लाने से क्या लगता है आपको जवाब मिलेगा? आपने मैं फिर कहती हूँ कि आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आप वहां पिटिशनर हैं। आपने जो सवाल पूछा है और आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा 28 को बहस होनी है, आप पूछेंगे ना। वो तो हम भी जानना चाहते हैं कि कैसे कहते हैं दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी आपका वोटर है, ये तो फिर तय नहीं कर पाते आप। तो आप जिन हितों की बात कर रहे हैं यहाँ डिबेट में, आप यहाँ पे साधने का प्रयास कर रहे हैं। वो सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को जारी नहीं करेगी जब तक वहां पे सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होना है। तो फिर आपको चिंता किस बात की हो रही है? ठीक है राजेश जी, 30 सेकंड आपके। चिंतन कीजिए, आपकी जमीनी हकीकत जो है, आप धराशायी हो चुके हैं, इसलिए आप इस तरह से बिलबिला रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। राजेश जी। संतोष जी, मैं जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, एक बार आप भी आदर पूछिएगा। मेरा सिंपल सवाल है कि अगर कोई विदेशी बिहार में है तो उसको बाहर करना चाहिए, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता, गृह मंत्री, गृहराज मंत्री गिरिराज सिंह ये प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं कि किस बूथ पर, कितने नंबर बूथ पे, इपिक नंबर के साथ, वार्ड नंबर के साथ नहीं जानकारी है। अखबार के पन्ने में, बिहार के अखबार के पन्ने में फ्रंट खबर पर यह खबर छपी थी कि बांग्लादेशी बिहार में घुसपैठी करके और अपने आधार कार्ड को बनवाए हुए हैं। अरे अखबार पढ़ने का काम करें ना, सरकार पढ़ने का काम करें ना। चुनाव आयोग का जवाब देगी, विदेशी है कौन है, बांग्लादेशी है, और आपको बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग सरकार नहीं है, एक ऐसा फेल गृहमंत्री। मेरे पास समय की कमी है, डिबेट को नहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि 1992 में अगर लालू प्रसाद यादव जी ये कहते हैं कि घुसपैठियों से देश त्रस्त है और 2005 में ममता बनर्जी घुसपैठियों से त्रस्त बताती हैं, तो फिर 11 साल पुरानी चुनी हुई सरकार से यह सवाल क्यों उठ रहा है? उससे पहले घुसपैठियों पर काम क्यों नहीं किया गया? सोचिएगा जरूर। इसी बीच पटना से बड़ी खबर मिल रही है, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर अब तक 11,000 आवेदन मिले हैं। 24 से 31 जुलाई के बीच म्यूचुअल ट्रांसफर की लिस्ट जारी होगी। सक्षमता 2 वालों को भी म्यूचुअल ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। पटना जिले में ट्रांसफर के लिए जल्द एडिट के ऑप्शन होंगे। इसी महीने कभी भी एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन चुनने के बाद अगस्त में पटना जिले का ट्रांसफर होगा। टीआरए 3 के ट्रांसफर को लेकर मंथन जारी होगा। अगस्त महीने में विभाग विचार कर सकता है। बचे हुए 1-5 से लेकर +2 तक के शिक्षकों का भी 10 अगस्त तक ट्रांसफर की तैयारी है। अंतर जिला और गृह जिला के शिक्षकों की सूची जारी होगी। और रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, पूरी जानकारी ये क्या है, इसको संक्षिप्त में और सरल भाषा में दर्शकों को समझाइएगा। देखिए, लगातार फेज वाइज ट्रांसफर जारी है और बता दें आपको कि अंतर जिला महिला का ट्रांसफर हुआ है। दूरी के आधार पर जो पुरुष हैं उन्हें जिला अलॉट किया गया है और अब तुरंत इसके बाद पटना जिले की तैयारी है, क्योंकि पटना जिले का ट्रांसफर होल्ड पर है। तो पटना जिले के लिए फिलहाल एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा और एडिट के ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो बचे हुए पटना जिले के जो एक तरह शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर होगा। और ये टारगेट रखा गया है 24 से 31 जुलाई तक एडिट के ऑप्शन मिल सकते हैं। इसके बाद अगस्त के फर्स्ट वीक तक
10 अगस्त तक पटना का ट्रांसफर हो सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बचे हुए हैं 1 to 5 से लेकर +2 तक के टीचर जो हैं जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनका भी टारगेट रखा गया है कि हर हाल में 10 अगस्त तक उनका ट्रांसफर हो जाए। और 1,30,000 जो आवेदन है उसको लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से प्रक्रिया पूर्ण करने में जुट गया है। और हालांकि बीच में मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन इस महीने में भी कई लिस्ट देखने को मिल सकता है। जो TRE-3 के अभ्यर्थी या जो टीचर बने हैं अभी और ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर फिलहाल अभी किसी प्रकार की बैठक नहीं हुई है, कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगस्त महीने में TRE-3 को लेकर भी विचार किया जा सकता है। और आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि TRE-3 को लेकर शिक्षा विभाग क्या फैसला ले रहा है। जी, तो इसको संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो ये कि 11,000 जो आवेदक हैं उनको अब सहूलियत मिलने वाली है, खुशखबरी आने वाली है उनके लिए। बिल्कुल, देखिए संतोष, सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए 11,000 आवेदन मिले हैं, 11,000 अब तक, और लगातार रोज संख्या बढ़ रही है। उनके लिए बड़ी खबर यह है कि म्यूचुअल ट्रांसफर की भी लिस्ट जारी होगी और इसी महीने में जुलाई के 31 तारीख तक म्यूचुअल ट्रांसफर की लिस्ट जारी हो सकती है। ये बड़ी खबर है। और कुल मिलाकर जो इसमें सभी कैटेगरी के शिक्षक शामिल हैं, जो लगातार एक तरह से मिलान कर रहे थे खाली जगहों से शिक्षकों को एक दूसरे से, तो उनके लिए बड़ी खबर है कि उनका ट्रांसफर होगा। जी रजनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहस प्यार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर तो समझिए।